हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी का सिलेबस, जो कि आपका नया सिलेबस है 2026 में। ये सिलेबस आपका सीडीपी के लिए रहने वाला है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सीडीपी में आपका ये पार्ट ए के अंदर आता है। जैसे आपका मान लो कि जो पैटर्न आपका है ना, तो वो आपका 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स के अंदर आपका 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका जीके आता है और 10 मार्क्स के आपके रीजनिंग आते हैं। जीके में भी उत्तराखंड जीके इंक्लूड है और ओवरऑल जीके भी इसी में इंक्लूड है। और बाकी हम बात करेंगे तो 50 मार्क्स के, तो वो 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के आते हैं। तो यहाँ पे 50-50 का पैटर्न है, तो हम किसी भी पोर्शन को या यूनिट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सभी को साथ में लेके हमको चलना है, जिससे कि हमारा पकड़ दोनों में बनी रहे। सिर्फ सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो वहाँ पे हम लॉस में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कंप्लीट सीडीपी डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, यूनिट के बाद हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको, सीडीपी को बोलते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसके अंदर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये सब इसमें आता है। सबसे फर्स्ट यूनिट का टॉपिक आपका है शिक्षा और दर्शन। और शिक्षा और दर्शन के बीच आपका क्या क्या आएगा? शिक्षा और दर्शन के बीच रिलेशन, यानी कि उन दोनों के बीच संबंध कैसा है, और शिक्षा के द्वारा हमें क्या मिलता है, दर्शन के द्वारा क्या मिलता है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, जैसे कि इसमें प्रमुख रूप से हमको किन किन दर्शनों को पढ़ना है, समझना है। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण, मतारोपण। मतारोपण की अवधारणा इसमें क्या है, यानी कि हम एक होता है कि पहले हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं कि प्रशिक्षण देते हैं, उसका ट्रेनिंग देते हैं, फिर शिक्षण करते हैं हम। और इसमें मतारोपण का है कि किसी की बात सुने बिना, उसकी राय जाने बिना उसको अपने मत का आरोपण करना, यानी कि अपने मत को एक प्रकार से उस पर आरोपित कर देना। नेक्स्ट इसके अंदर है शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं और कौन कौन सी शिक्षा की एजेंसियां हैं। जैसे आपका NCERT आपका इसके पाठ्यक्रम के अंदर आता है, और NCT क्या है, इसकी एक एजेंसी है। इस प्रकार से ये इसमें आएगा। शिक्षा के स्रोतों की बात करेंगे तो शिक्षा के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। देखो, अभी वर्तमान समय में हमारे पास शिक्षा के अनेक साधन हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल हो गया, टीवी होगी, पुस्तक हो गई और न्यूज़पेपर हो गया, तो अलग अलग हमारे पास सोर्स हैं। सेकेंड टॉपिक की इसमें बात करेंगे यूनिट 1 में, तो शैक्षिक विचारक इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत वो विचारक आ रहे हैं, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम कुछ दर्शन पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद। तो इसके प्रमुख विचारक इसके अंदर पढ़े जाएंगे, यानी कि इनसे रिलेटेड ये जो भी वाद हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके विचारक हैं, वो सब इस यूनिट में कवर हो जाएंगे। और प्रमुख रूप से बात करें तो रूसो, प्लेटो, अरिस्तु, जॉन डीवी, अरबिंदो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और गिजुभाई बेतका और सावित्रीबाई फुले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सावित्रीबाई फुले आपको पता है कि ये बालक बालिका विद्या जो शिक्षा है उनसे संबंधित है। इन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला था और 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। और थर्ड टॉपिक की बात हम करेंगे तो 21वीं सदी में शिक्षा मुद्दे और उसकी चुनौतियों से संबंधित है। ये 21वीं सदी यानी कि वर्तमान में शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं, पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर है, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा या उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा, ऋग्वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अभी के मुद्दे हैं, क्या इसकी चुनौतियाँ हैं। और शिक्षा में अवसर और उत्कृष्टता, अभी वर्तमान समय में क्या शिक्षा में हमको अवसर है, कैरियर अवसर या फ्यूचर में हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उत्कृष्टता, संस्कृतिकरण और बहुभाषावाद, भाषा का क्या योगदान है, क्या भाषा का आपका रोल है आपकी टीचिंग में, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। फोर्थ की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है सोसाइटी और संस्कृति आती है, कल्चर आता है और रोल ऑफ टीचिंग आता है, यानी कि आपके जो समाज है, संस्कृति है
और इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है ये भी आता है। तो सबसे पहले हमारे आपको पता है कि हमारे अलग अलग डोमेन होते हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है ये इसके अंदर आएगा। और भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका ये इसके अंदर है। 5th की हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान इसमें हम पढ़ेंगे। 6 की बात करेंगे तो शिक्षा की समकालीन प्रवृत्तियां इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 5th टॉपिक हमने पढ़ा। 6 में हम पढ़ेंगे शिक्षा का वैश्वीकरण, निजीकरण और सार्वभौमिकरण और आधुनिकीकरण, यानी कि LPG जो भी है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका योगदान रहा है, क्या कैसे उसने शिक्षा को प्रभावित किया है। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा और समाजशास्त्र में एजुकेशन और सोशलॉजी में क्या संबंध है। निवेश के रूप में शिक्षा, यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से निवेश के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में विद्यालय, यानी कि जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है, समाज में हमारे समय समय पर अलग अलग चेंजेस देखे जाते हैं, तो उसमें विद्यालय किस रूप में कार्य करता है, विद्यालय का क्या योगदान है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। सामाजिक सुधारक के रूप में एक शिक्षक, तो शिक्षक को एक हम रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। जो हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है उसके तौर पर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो ये इसमें हमको पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे कि 7th में आपका आता है मूल्य संवर्धन। और मूल्य संवर्धन की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है, जैसे कि पाठ्यक्रम की भूमिका, इसमें आपके पाठ्यक्रम की क्या क्या भूमिका रहती है, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की भूमिका और मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन। फिर आता है शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक का आदर्श व्यवहार, उसका प्रेरक, मार्गदर्शक और मूल्य निर्माता के रूप में उसकी भूमिका। विद्यालय की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे तो सुरक्षित और अनुशासित वातावरण यहाँ पे हमको मिलता है। इसमें सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हम के माध्यम से हम अपने सर्वांगीण विकास को करते हैं। परिवार की भूमिका में बात करेंगे तो परिवार हमारा प्रथम जो अनौपचारिक है वो वहाँ से हमको प्रथम अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, उसका साधन है। और संस्कारों और मूल्यों का प्रथम स्रोत परिवार है। सहयोगी एवं पोषक वातावरण हमें प्रदान करता है। कोऑर्डिनेशन, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना फैमिली के अंदर विकसित होती है। समुदाय की भूमिका, समुदाय यानी कि आपके आसपास पड़ोस और समाज का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। मूल्य आधारित समाज का निर्माण, किस प्रकार से हम वैल्यू एडेड समाज को निर्माण करते हैं, ठीक है, उसकी क्या भूमिका हमारी शिक्षा में रही है। तो ये सब है मेन रूप से। फर्स्ट यूनिट का आपका नाम है शिक्षा और दर्शन। फिर इसके अंदर आपकी ये सब टॉपिक्स वगैरह इंक्लूड रहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था एक नज़र में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा शिक्षा और दर्शन, फिर शैक्षिक विचारक और उनकी अवधारणाएं, कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं इसमें थी वो पढ़ा है। और फिर आपकी 21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियाँ। उसके बाद हमने पढ़ा था समाज, संस्कृति और शिक्षक की भूमिका, भारतीय संविधान के मूल आदर्श। और 6th में हमने पढ़ा था शिक्षा की समकालीन प्रवृत्तियाँ। मूल्य संवर्धन में हमने देखा पाठ्यक्रम की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, परिवार की भूमिका और समुदाय की भूमिका। तो ये आपका यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूनिट 2 में की बात करेंगे अब हम। यूनिट 2 आपकी है बाल विकास और व्यक्तित्व अधिगम, ठीक है, बाल विकास और व्यक्तित्व अधिगम यूनिट 2 का नाम है। सबसे पहले हम बाल विकास एवं व्यक्तित्व की बात करें तो बाल विकास की अवधारणा यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की अवधारणा, इसके अंतर्गत आपको क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, विकास और वृद्धि, ठीक है, किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो भी हमारे विचारक थे जिन्होंने उसके बारे में दिया था, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो बताया था, जैसे कि आपके पियाजे हो गया, पाउलो हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, तो ये सब इसमें आएंगे। फिर आता है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, ये सब इसके अंदर आएगा कि किस प्रकार से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं और उसके जो सिद्धांतकार हैं फ्रायड, एडलर, युंग, आल्पोर्ट, इनके बारे में, इनकी अवधारणाओं, इनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका, तो हमारे टीचर्स का क्या रोल रहता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सेकंड की बात करें तो हम इंटेलिजेंस है टॉपिक है, जो कि आपका बुद्धि होती है, उसकी अवधारणाएं इसमें हम पढ़ेंगे। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे स्पीथरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड और वेक्सलर ने इसके प्रमुख सिद्धांत आपने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। बुद्धि का मापन यानी कि IQ टेस्ट आपका जो होता है और वेक्सलर स्केल होती है। बुद्धि के शैक्षिक निहितार्थ यानी कि बुद्धि का क्या उद्देश्य है, शिक्षा
के द्वारा कैसे हम बुद्धि का विकास करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, और बुद्धि का भी उच्चतम निम्नतर स्तर और सामान्य एवरेज स्तर वो किस प्रकार से होता है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे तो अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, यानी कि अभिक्षमता तथा अभिवृत्ति। अभिक्षमता को हम बोलते हैं एप्टीट्यूड और अभिवृत्ति को हम बोलते हैं एटीट्यूड। तो अभिक्षमता की अवधारणा तथा उसका मापन, अभिक्षमता के प्रकार एवं सामान्य अभिक्षमता, विशिष्ट अभिक्षमता और अभिक्षमता तथा अभिवृत्ति में अंतर। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमको पहले ये समझना है कि अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड क्या है और एटीट्यूड क्या है, ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर होता है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अभिक्षमता का शैक्षिक महत्व। फोर्थ की बात करेंगे तो अधिगम, इसमें आएगा आपका सीखना, यानी कि अधिगम की अवधारणा आएगी, अधिगम के सिद्धांत आए जो अभी मैंने ऊपर आपको मनोवैज्ञानिक बताए थे, जैसे कि आपके पावलोव हो गया, पियाजे हो गए, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपने पढ़े भी होंगे। सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है, ये जो सिद्धांत है इनका शिक्षा में क्या योगदान है, क्या रोल है बच्चे के विकास में, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अभिप्रेरणा जो कि मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन का थ्योरी भी आपने पढ़ा होगा, मोटिवेशन थ्योरी। अभिप्रेरणा की अवधारणा, ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकार तो आपको पता है कि एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। जो आपकी इंटरनल है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो एक्सटर्नल आपकी मोटिवेशन आता है आपको, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपने कोई वीडियो देख ली या कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया या किसी को अवार्ड मिला, आप उससे अभिप्रेरित हो गए या उससे आपको मोटिवेशन आ गया, तो ये सब एक्सटर्नल है। और इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, आपके अंदर की जिज्ञासा जो है, आपको कुछ अलग करने की जो क्षमता है, वो आपकी अभिप्रेरणा इंटरनल कहलाती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो हैं मैस्लो और हर्ट्जबर्ग। तो इन दोनों ने अभिप्रेरणा मोटिवेशन थ्योरी दी हुई है। शैक्षिक निहितार्थ की बात इसमें भी हुई है कि ये जो मोटिवेशन है इसका आपके बच्चे के विकास में, उसकी पर्सनैलिटी के विकास में क्या क्या योगदान होगा। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा एवं महत्व उसकी बात करेंगे, और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की क्या भूमिका है, और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग एवं फिट इंडिया मूवमेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या आया, योग आया, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे भारत की पहले, अगर आईआर की दृष्टि से इसको बात करें तो जो इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं ना, इसको सॉफ्ट पावर के रूप में हम यूज करते हैं, यानी कि अपनी विदेश नीति में एक कूटनीति सॉफ्ट पावर का है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे फिट इंडिया मूवमेंट भी यहाँ पे आपका इंक्लूड हुआ है। सेवंथ की बात करेंगे तो मार्गदर्शन और परामर्श इसमें है, ठीक है। मार्गदर्शन और परामर्श की अवधारणा एक अच्छे परामर्शदाता के गुण, यानी कि कैसे हम मार्गदर्शन और परामर्श प्राप्त करते हैं, क्या इन दोनों में बेसिक अंतर है, और एक अच्छा जो परामर्शदाता है उसके में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, यानी कि देखो टीचिंग में, स्कूल में हम अलग अलग प्रकार के बच्चों को देखते हैं, कोई इकोनॉमी वीक होते हैं, कोई आपका इमोशनली वीक होते हैं, कोई थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, तो उसमें जो टीचर होता है ना उसका रोल काउंसलर के रूप में भी होता है, उसके फ्रेंड के रूप में होता है, गाइडेंस टीचर देता है, तो उसके रूप में क्या शिक्षक की भूमिका है, क्योंकि इन फ्यूचर आप टीचर बनते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उसके रूप में आपकी टीचर की क्या भूमिका रहेगी, इस सब का हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। 8th की हम बात करेंगे तो क्रिएटिविटी यहाँ पर आएगी, सृजनात्मकता। सबसे फर्स्ट में इसकी अवधारणा है, क्या क्रिएटिविटी की अवधारणा है, फिर इसके घटक एवं गुण आएंगे, फिर आएंगे इसके विकास के तरीके, सृजनात्मकता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, और सृजनात्मकता का शैक्षिक महत्व क्या है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट 9th आपका टॉपिक है शैक्षिक मापन। तो शैक्षिक मापन के अंतर्गत आपका जो मेजरमेंट वो है वो उस तरीके से आता है, जैसे कि मान लो आपकी एक अवलोकन होता है, आकलन होता है, तो ये सब आपका इसमें आएगा। किसी का उपलब्धि परीक्षण हो गया, या रिजल्ट हो गया, ग्रेड कार्ड हो गया, या ओवरऑल डेवलपमेंट हम बात करेंगे, तो ये सब इसके अंदर आएगा। शैक्षिक मापन की अवधारणा और इसका क्षेत्र हम इसमें पढ़ेंगे। मापन के प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम किसी की जो शैक्षिक माप है वो हम करते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा, आपका उपलब्धि आएगा, अभिरुचि आएगा, बुद्धि, अभिक्षमता, ये सब इसमें आएंगे।
फिर परीक्षण निर्माण, तो शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत इसमें परीक्षण होते हैं। जैसे मान लो कि शिक्षक निर्मित क्या होगा, आपका क्लास टेस्ट हो सकता है। तो क्लास टेस्ट तो टीचर को पता है कि उसने क्या क्या पढ़ाया था, वो टेस्ट वो कराता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट जो आपका आएगा वो मानकीकृत आएगा, जब बच्चे का हम आर्ट और उसकी मैथ और उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सफाई स्वच्छता और उसकी किस प्रकार से बोलने का ढंग है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, तो वो सब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है, जो आपका फाइनल में आता है। तो परीक्षणों का उपयोग और व्याख्या ये भी आपका शैक्षिक मापन में आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमने अभी पढ़ा था कि व्यक्तित्व के सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि फ्रायड, एडलर, यूग और आलपोर्ट हैं। और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हमको किस किसने दिए हैं, तो पावलोव इसमें महत्वपूर्ण है, पियाजे महत्वपूर्ण है, स्किनर और थॉर्नडाइक, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत किसने दिए थे, मैस्लो और हर्ज़बर्ग ने दिया था। और मापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उपलब्धि से हम माप सकते हैं, या उसकी अभिरुचि, उसके इंटरेस्ट से माप सकते हैं, उसके IQ से माप सकते हैं और उसके एटीट्यूड से माप सकते हैं। तो ये सब आपका इसमें आएगा। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक क्या है, एक फैसिलिटेटर है और गाइडेंस देता है, हमारा मोटिवेशन हमको देता है और हमारा मार्गदर्शक है। तो ये सब टीचर का रोल होता है एक बच्चे के विकास में। ठीक है, यूनिट 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें आपका ICT आएगा, जो कि शैक्षणिक तकनीकी और शिक्षण इसके अंदर इंक्लूड है। तो शैक्षिक तकनीकी जो है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। देखो, शैक्षिक तकनीकी वर्तमान जो हमारा युग है वो संचार प्रौद्योगिकी और इंटरनेट AI का युग है। तो इसमें हमारा ICT जो है इसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो टीचर बन रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको ICT का यूज करके क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है, कैसे उनको वर्तमान में जो हमारा संचार पद्धति है उससे अवगत कराया जा सकता है, उससे उनको बेनिफिट हो सके। तो शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा यानी कि इसके सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में या हमारी शैक्षिक जीवन में क्या है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कौन से हैं, तो आपको पता है कि इसमें आपका इंटरनेट वगैरह आता है। तो सबसे पहले आपका क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर आपके क्या आते हैं, वो चीज़ें जो जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो हार्डवेयर में आपका आता है उपकरण, आगे आपके औजार आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, मशीनें आती हैं, आपके कंप्यूटर हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गए, ये सब आपका इसके अंदर आते हैं। फिर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो जिसको आप टच या फील नहीं कर सकते, जो कि आपका ऑपरेट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं। शैक्षिक ऐप हो गए, जैसे आपका दीक्षा हो गया, और अलग अलग प्रकार के आपके ऐप आते हैं जो कि आपका टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। प्रोग्राम्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर के। फिर प्रणाली विश्लेषण आपका आता है, सिस्टम एनालिसिस। इसमें शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है एंड देन उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है कि टोटल ओवरऑल हमारी, जैसे मान लो कि हम लेसन प्लानिंग करते हैं एक टाइप से, फिर उसको हम रिसाइकिल दोबारा चलाते हैं। तो सेम इसमें भी आपका है, एजुकेशन का आप एनालिसिस करते हैं उसके सिस्टम का। नेक्स्ट आपका है शिक्षण के चरण। तो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा के चरण होते हैं, तो शिक्षा के चरण होते हैं, सबसे पहले एक बच्चा है वो अपने परिवार से सीखता है, फिर वो विद्यालय जाता है तो रास्ते में उसको इतने सारे लोग दिखते हैं या उसके फ्रेंड्स बनते हैं तो उससे लर्निंग वो करता है, विद्यालय में जाके लर्निंग करता है। उसके बाद वो बाहर आता है तो वो स्कूल में जो उसने पढ़ा था उसकी पर्सनैलिटी पर उसका क्या असर पड़ा, वो समाज के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपकी 3 टाइप की अलग से लर्निंग आती हैं। एक प्री एक्टिव होती है, एक फिर इंटरेक्टिव होती है जो हम क्लास में करते हैं। प्री एक्टिव यानी कि क्लास में जाने से पहले जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम सीखते हैं। और फिर आपका आता है इंटरेक्टिव, जो क्लास में टीचर के साथ हम इंटरेक्टिव लर्निंग करते हैं। उसके बाद पोस्ट एक्टिव यानी कि क्लास के बाद उसके व्यवहार पर, उसकी पर्सनैलिटी पर क्या शिक्षण का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा के चरण के अंतर्गत उसका उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहले हमको जो पढ़ाना है हम उसका देखेंगे कि हमको क्या पढ़ाना है। हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको बच्चे को डिलीवर क्या करना है, फिर उसकी हम प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे। उसके बाद शिक्षण सामग्री का हम चयन करेंगे कि किस तरीके से हम इफेक्टिव रूप से बच्चे को जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, जो नॉलेज हम देना चाहते हैं, वो कैसे दे पाएंगे। शिक्षण क्रियान्वयन और उसका प्रस्तुतिकरण। एंड देन हम जब क्लास में जाएंगे तो ये सब जो अभी तक हमने 3 फेज किए थे उसको हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे
उसको हम बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद हम जब बच्चों को सिखा देते हैं, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, अधिगम का मूल्यांकन करेंगे कि हमने जितना नॉलेज बच्चे को दी थी, जितना हमने डिलीवर किया था, बच्चे ने उसमें से कितना सीखा या बच्चे की समझ में कितना आया। फिर उसके बाद हम उसका फीडबैक लेंगे, ठीक है, कि जो हमने सिखाया था उसमें किस प्रकार से कमी थी या बच्चे को समझने में कहाँ पे गलती हुई। उसके बाद हम उसको पुनर्बलन देंगे, यानी कि उसको रिवॉर्ड हम देंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन ये होता है। उसके बाद हम उसमें सुधार करेंगे, यानी कि इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड देन ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है। फिर से हम जो हमको इम्प्रूवमेंट करना है वो करते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से हम उसका एक इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए हम चूज करते हैं सामग्री को, फिर उसका इम्प्लीमेंट क्लास में करते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि करते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। उसके बाद आते हैं आपके शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के अलग अलग स्तर आपके होते हैं। सबसे पहले आपका आता है, जैसे इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया कि प्राइमरी, ठीक है, उच्च प्राइमरी। तो प्राइमरी स्तर आपका क्या होता है, लर्निंग होता है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ रटना होता है, ठीक है। प्राइमरी में बच्चे को ऐसा नहीं सिखाया कि 2 × 2 होता है तो 4 कैसे होता है, ये वहाँ पे 2 × 2 2 2 नीचे ऐसे करके बच्चे को सिखाया जाता है 1 से 5 तक। उसके बाद जो सेकेंड वाला फर्स्ट लेवल इनका कौन सा होता है प्राइमरी में, मेमोरी लेवल इसको हम बोलते हैं, यानी कि स्मृति स्तर 1 से 5 तक का जो बच्चा है वो किस लेवल में है, मेमोरी लेवल में। सेकेंड की बात करेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि 6 से 8 और फिर 9 से 10 की हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो आपके आता है ये बोध स्तर में आते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये 2 उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। उसके बाद जब हम उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा स्तर में देखते हैं तो फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर आता है। देखो मेमोरी स्तर में हमको क्या करना होता है, सिर्फ मेमोराइज करना होता है, सिर्फ हमको रिकॉल करना होता है, उसको रटना होता है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे टीचर व्याख्या करता है तो हमको उसको समझना होता है। और फिर जो आपका लास्ट स्टेज रहता है ये आपका रिफ्लेक्टिव होता है। तो रिफ्लेक्टिव में आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है। जैसे कि आलोचनात्मक परीक्षण होता है, किसी विचारक ने कुछ बोला तो उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है या उसके परिप्रेक्ष्य से क्या क्या है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण सिद्धांत की हम बात करते हैं तो इसमें आपका अधिगम केंद्रित सिद्धांत, अनुभवात्मक सिद्धांत और गतिविधि आधारित सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान इसमें करेंगे हम। जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में क्या आएगा, PW आएगा, विकलांग और दिव्यांग व्यक्ति, ये सब इसमें आते हैं। समाजोपयोगी और मूल्यपरक सिद्धांत, प्रेरणा, सहभागिता और पुनर्बलन सिद्धांत, ये सब इसमें इंक्लूड आ जाएगा। शिक्षण के मॉडल में आपका प्रशिक्षक शिक्षण मॉडल, अधिगम केंद्रित मॉडल, अन्वेषण आधारित मॉडल और समस्या समाधान मॉडल, सहकारी अधिगम मॉडल, प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण मॉडल, ये सब आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे शिक्षण और अधिगम योजना के बारे में। तो शिक्षण और अधिगम के लिए हमको क्या करना है, योजना बनानी है, फिर इसको इम्प्लीमेंट क्लासरूम में करना है, उसके बाद उसको लीडरशिप और नियंत्रित करना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षण करने के लिए, टीचिंग के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में हमारा क्या आएगा, उद्देश्यों का निर्धारण, हमने पहले एम बनाया, उसके बाद पाठ योजना बनाएंगे, लेसन प्लान हम करेंगे, फिर शिक्षण सामग्री का चयन करेंगे, किस प्रकार से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, उसके बाद गतिविधियों की रूपरेखा बनाएंगे, ठीक है, क्लास में किस प्रकार से हम उसको प्रयोग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आयोजन, फिर क्लासरूम में जब हम एंटर करते हैं तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। तो संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है, कितना उसका टाइम ड्यूरेशन है, कहाँ पर हम उसको करेंगे, विद्यालय के अंदर करेंगे, विद्यालय के बाहर करेंगे या पर्यावरण में जाके करेंगे, क्षेत्र में जा। फिर विद्यार्थियों का हम ग्रुप बनाते हैं, उसमें फेयर लर्निंग होती है, शिक्षण वातावरण की व्यवस्था करते हैं, नेतृत्व करना, फिर आपकी लीडिंग आती है जिसमें कि प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया जाता है और विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया जाता है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, सहभागिता बढ़ाना और सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाना। उसके बाद कंट्रोलिंग आती है जो कि नियंत्रण है, अधिगम का मूल्यांकन यहाँ पर होता है, फिर हम प्रतिपुष्टि उसको देते हैं, फीडबैक प्रदान करते हैं, आवश्यक सुधार करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, थर्ड यूनिट में शैक्षिक तकनीकी यानी कि ICT पढ़ी। ICT के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आता है, फिर आपके शिक्षण के सिद्धांत जो कि अच्छा शिक्षण का वातावरण हम कैसे बना सकते हैं, आधुनिक आपका शिक्षा
किस प्रकार से आईसीटी पे डिपेंड करती है, अधिगम को कैसे सार्थक बनाती है, ये सब हमने पढ़ा। और आपने क्लास से पहले जो आप लेसन प्लान बनाओगे, फिर क्लास में डिलीवर करोगे, उसके बाद बच्चों का उसमें क्या योगदान रहेगा, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट यूनिट आपकी है 4th यूनिट। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसका हमारा है विविध समूहों की शिक्षा। यानी कि हम जब एक स्कूल में टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के बच्चे मिलते हैं, अलग अलग जेंडर के बच्चे मिलते हैं और अलग कास्ट, अलग बैकग्राउंड, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4th यूनिट का नाम आपका क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। और आपका इसमें हम पढ़ेंगे सभी प्रकार के बच्चे, यानी कि समावेशी शिक्षा एक प्रकार से हम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्रतिभाशाली बच्चे इसके अंदर आते हैं, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, जो थोड़ा सा ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले होते हैं। फिर अपराधी बच्चे इसमें आते हैं, जो कि थोड़ा सा शैतान टाइप के बच्चे होते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक तौर पर पिछड़े हुए बच्चे रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी दोनों जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक जो संख्या में अल्प हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे अल्पसंख्यक जाति जो रहती है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी जिसमें हम आते हैं। तो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध बच्चे। फिर ट्रांसजेंडर और लड़कियां इसके अंतर्गत आएंगी। सेकेंड आपकी बात करेंगे तो लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे में क्या क्या आएगा? आपके लैंगिक पूर्वाग्रह आएंगे और लैंगिक समानता आएगी। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता आएगी, जो आपके स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्कूलों में उत्पीड़न और सुरक्षा का उपाय। उत्पीड़न का मतलब है कि लैंगिक तौर पर बच्चों से बुरा व्यवहार करना, भेदभाव करना। उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन करना है, तो ये बेसिकली आपका उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ऐड किया है, तो उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन करें। फिर थर्ड आपका जो टॉपिक है वो रहता है विकलांग या दिव्यांग जिसको हम बोलते हैं, तो पीडब्ल्यू बच्चे जिसमें आते हैं। शैक्षणिक प्रावधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या शैक्षणिक प्रावधान है, किस प्रकार से उसमें शिक्षा में हस्तक्षेप किया गया है। विशेष शिक्षा की बात करेंगे, जो हमारी स्पेशल एजुकेशन है। एक स्पेशल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अलग टाइप के बच्चे, किसी बच्चे को कोई बच्चा देख नहीं सकता है या कोई बच्चा सुन नहीं सकता, तो उनके लिए अलग स्कूल होता है। वहीं पर जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये सभी अलग अलग प्रकार के, वहाँ पर आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होगा, वहाँ पर SC ST OBC बच्चे भी होंगे, अलग अलग इकोनॉमिकली वीक बच्चे भी होंगे, और प्लस आपकी दिव्यांग या विकलांग बच्चे भी होंगे जो किसी डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। तो फिर उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटेड शिक्षा, फिर आता है आपका समावेशी शिक्षा। तो ठीक है, ये इसका क्रम है। सबसे पहले आपका जो आएगा एकीकृत, फिर इंटीग्रेटेड। इसमें भी आपकी विकलांगता या दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? जो आपकी डिसेबिलिटी है, तो दृष्टिबाधिता यानी कि जो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है। श्रवण बाधिता यानी कि सुनने में जो बच्चा अक्षम है। वाक बाधिता यानी कि जो बोलने में जिस बच्चे को डिसेबिलिटी होती है। और शारीरिक विकलांगता, मानसिक मंदता, और आपका वर्णित अधिगम यानी कि जो लिख नहीं पाता, जो बोल नहीं पाता, जो देख नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता, तो इसमें सब आते हैं। और इसमें अलग अलग फैक्टर उनके काम करते हैं जो उनकी अक्षमता है उसके पीछे, जैसे कि आपका जैविक बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है, उनका फिजिकल रीजन हो सकता है, या कॉग्निटिव हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के इसके अंतर्गत रीजन आपके आते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो 5th है ये आता है आपका करिकुलम से आता है, पाठ्यक्रम, कक्षा और बुनियादी ढांचे में बदलाव। तो पहले तो आपको करिकुलम क्या है वो समझना है, उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में एडोप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, कक्षा शिक्षण में अनुकूलन, मूल्यांकन में अनुकूलन, और बुनियादी ढांचे में अनुकूलन। ठीक है, फिर बात हम करेंगे 6 में सामुदायिक भागीदारी और सहयोग की। इसमें हमारा जो समुदाय है, जो हमारा समाज है, उसकी सक्रिय भागीदारी होगी और अभिभावकों की भूमिका होगी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में। यानी कि जब अभिभावक उसमें इंक्लूड होंगे तो बच्चे का क्या होगा, सक्रिय विकास होगा। स्थानीय संस्थाओं का सहयोग मिलेगा, स्कूल और समुदायों के बीच साझेदारी होगी। फिर 7th टॉपिक जो आपका रहेगा इसके अंदर समता, समानता और गुणवत्ता। तो समता का मतलब है इक्विटी, दोनों में इक्विटी समता को कहते हैं और इक्वलिटी आपको कहते हैं समानता में। ठीक है, तो शिक्षा में समता, शिक्षा में समानता और शिक्षा की गुणवत्ता, तो ये सब आपका इसमें आएगा 7th टॉपिक में। 8th की हम बात करेंगे तो बाधाएं और सुगम करना, यानी कि फैसिलिटेटर
क्या हैं और क्या इसके बैरियर्स हैं, ये हम 8th टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका है फिजिकल यानी कि भौतिक बाधाएं हैं, आर्थिक बाधाएं हैं यानी कि इकोनॉमिकल, और सोशियो कल्चरल, शैक्षणिक बाधाएं और मानसिक बाधाएं। तो अलग अलग प्रकार की ये बाधाएं आपकी होती हैं। उसके बाद हम फैसिलिटेटर की बात करेंगे तो अनुकूल वातावरण फैसिलिटेटर जो होगा वो बनाएगा। समावेशी दृष्टिकोण उसका होगा कि सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ना है। प्रशिक्षित शिक्षक होगा क्या, यानी कि उसको देखो, एक नॉर्मल टीचर तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, हर प्रकार के बच्चे को इंगेज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। और सहायक तकनीक होगी, नीतिगत सहयोग होगी, यानी कि जैसे आपकी ब्रेल लिपि होती है तो उसके लिए ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, या स्पेशल बच्चे की कैसे आपको केयर करनी है वो सब आपको इसमें दिया जाएगा। तो मेन चीज़ आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, समावेशी और समान शिक्षा के बारे में पढ़ना है। पीडब्ल्यू बच्चे जो हैं या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिसको हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, तो उनके बारे में, और लड़कियों की शिक्षा के बारे में, या हमारे जो वंचित समूह है, वंचित समूह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर आपके पाठ्यक्रम के बारे में, करिकुलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विशेष शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में, और गुणवत्तापूर्ण और निरंतर और उसका मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ पे हम NEP 2020 भी पढ़ेंगे, जो NEP आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है 4th यूनिट में। CDP की हमारी लास्ट यूनिट जो रहती है 5th यूनिट है, ठीक है। तो 5th यूनिट में हमारा क्या आता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और आपका एजुकेशनल लीडरशिप। तो इसमें आपका जो आएगा विद्यालय प्रशासन, शैक्षिक नेतृत्व। तो इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक जो रहता है विद्यालय प्रशासन, संरचना और योजना, यानी कि हम एक स्कूल को चलाते हैं या एक NGO को चलाते हैं, उसके लिए हमको पहले से कुछ नीतियाँ, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं। तो वो इसके अंतर्गत आता है कि विद्यालय प्रशासन की अवधारणा क्या है, विद्यालय का प्रशासन कैसा होना चाहिए, उसका महत्व क्या है, और विद्यालय प्रशासन की संरचना, यानी कि संरचना का मतलब है कि एक टीचर स्टाफ होगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, प्रिंसिपल होगा, एक क्लर्क होगा, तो इस प्रकार क्लर्क होगा, तो इस प्रकार से अलग अलग आपके उसमें रहेंगे। फिर उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में विद्यालय प्रशासन कैसा है ये हमको पढ़ना, कि अभी वर्तमान में स्कूलों की क्या भूमिका है, और प्राइमरी और आपका हायर एजुकेशन कैसा है, क्या है, ये सब इसमें आएगा। विद्यालय प्रशासन की प्रमुख योजनाएं इसमें आएंगी कि विद्यालय प्रशासन की क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं और कैसे वो प्रभावी होती हैं। शैक्षिक ऑटोनॉमी इसमें आएगी, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आएगी, यानी कि जो शैक्षिक स्वायत्तता और जवाबदेही है वो इस यूनिट के टॉपिक 1 के अंदर आएगी। सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे तो विद्यालय प्रशासन और नेतृत्व एवं प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की भूमिका। तो इसमें आपका आएगा निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आयोजन। पर्यवेक्षण में सुपरविजन आपका जिसे हम कहते हैं, उसके बाद अनुशासन और नियंत्रण। ये सब आपका जो है ना, ये संरचनाएं और योजनाएं हैं, यानी कि किस प्रकार से हम एक स्कूल को चलाते हैं, ठीक है। और शैक्षिक संस्थाएं जिसके द्वारा ये आपका शिक्षा चलती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसमें, प्रमुख शैक्षिक संस्थाएं आपको यहाँ पे दी गई हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसको हम UGC बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर NCT आती है जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद होती है, तो यहाँ पे टीचर्स के बारे में इसमें काउंसिल है ये, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये टीचरों को एजुकेशन देती है, यानी कि टीचर को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देती है। भारतीय पुनर्वास परिषद की बात करें तो पुनर्वास परीक्षा जो शिक्षा है उसमें मानक निर्धारित करना, ठीक है। कैब की बात करेंगे तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ये है। NCERT की बात करेंगे तो ये आपका पाठ्यक्रम बनाता है, जैसे कि आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये आपका है, ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्य पुस्तक विकास एवं बोध इसमें आएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं NCERT होगी, आपका SCERT होगी, KVS हो गया, NVS हो गया, डाइट हो गया। तो ये सब आपकी प्रशिक्षण और आपकी शैक्षिक संस्थाएं हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास में उनकी शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देना। राष्ट्रीय नीतियों एवं पाठ्यचर्याओं के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में आई थी। फिर सेकेंड आई थी 1986 में, उसके बाद वो संशोधित हुई थी तो 1972 में आई थी। इसके बाद आई थी 2005 में, उसके बाद जो अभी हमारा 2023 में आई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 हमारी आई हुई है। शैक्षिक शिक्षा परिषद के लिए पाठ्यचर्या कब हुई थी, 2009 में आया था, ठीक है। अब इसके प्रमुख आयोग की बात करेंगे तो एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या सुधार हुए थे, किन किन आयोगों ने किए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है आपके एग्जाम की दृष्टि से, पहला आपका है मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा इसके वो थे, और न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। तो इनका ईयर भी आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या प्रावधान था, किसके बारे में, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या किसके बारे में इसमें मुख्यतः बात किया गया था। तो ये सब आपको इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इसके बाद हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ेंगे, यूनिट वाइज PYQ पढ़ेंगे, यूनिट वाइज MCQ पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान SSA, ठीक है। फिर आएगा आपका रमसा जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान, और निष्ठा आपकी आएगी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका इसमें आएगा, RTE जिसको हम बोलते हैं, RTI तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और RT राइट टू एजुकेशन है। फिर आपका आएगा PW एक्ट आएगा यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। फिर राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा इसमें आएगा, विद्यालय प्रशासन का प्रभावी और सक्षम बनाना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और स्वायत्तता और जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, समान समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। तो ये सब आपका CDP का सिलेबस जो है रहने। इसी तरीके से आपका ये कंप्लीट सिलेबस होता है CDP का, उत्तराखंड लेक्चरर CDP का ये कंप्लीट सिलेबस है। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज मैंने ये डिस्कस किया है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, एक सीरीज में चलाऊंगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, या आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, उत्तराखंड LT के बारे में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe.